हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स जो है इसका पहला चैप्टर देखने वाले हैं, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज से हम लोग ये सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें हम लोग सभी विषयों का चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता होगा कि इस बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न का जो है कितना महत्व है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हम लोग चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू करेंगे, सभी विषयों का चैप्टर वाइज। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो बात प्राथमिक क्षेत्र की होगी तो आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर है अमेरिका, भारत, चीन और रूस। मिश्रित अर्थव्यवस्था की जब बात होगी तो इसके उदाहरण के रूप में आप याद रखिएगा अपना देश भारत। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग की जब बात होगी तो याद रखेंगे डेट 15 मार्च 1950। इसके साथ ही एक और चीज याद रखेंगे कि 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पे नीति आयोग काम करती है। ठीक है, इसके स्थान पे नीति आयोग। तो योजना आयोग की जब बात होगी तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हो गया था और 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पे नीति आयोग काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। देखिए, राष्ट्रीय आय का अधिक होना मतलब अमीर देश है वो, तो इसको क्या कहेंगे हम? विकसित। विकसित अर्थव्यवस्था है वहां की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य का यदि उदाहरण पूछा जाए तो बिहार इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? आप लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पढ़े होंगे। तो यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण पूछा गया है, तो उद्योग को हम क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग इस पे चर्चा किए थे। तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? सेवा क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है? देखिए, किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है, इसका कंट्रोल यदि सरकार के पास है तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि यदि कंट्रोल सरकार के हाथ में है कि उत्पादन किस चीज का करना है, कितना करना है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसको याद रखेंगे, योजना आयोग या इसके जगह पे जो नीति आयोग है इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसको याद रखेंगे, प्रधानमंत्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे वह स्वतः ही इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इसके अध्यक्ष का अलग से कोई चुनाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री के पद पे जो रहेंगे वो योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। अभी नीति आयोग है इसके जगह पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको कि एनडीसी शॉर्टकट में कहते हैं का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले तो आपको एनडीसी का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए जो कि होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना जो है 1952 में। अगर डेट पूछा जाए तो 6 अगस्त याद रखेंगे, 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब कभी कंफ्यूजन यदि हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 52 में विकास प्रारंभ हुआ है कि नहीं। तो ऐसे भी आप याद रख पाएंगे कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जो है वो कौन सा सूचकांक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यदि अधिक है तो इसका मतलब है कि जो देश का विकास है वो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बिहार जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो इसका मेन कारण क्या है? तो ऑप्शन है आपका कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ऑप्शन नंबर बी है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप और ऑप्शन नंबर सी है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो बिहार जो पिछड़ा है इसका जो मुख्य कारण है ये तीनों है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
चूंकि आप देखेंगे कृषि पे पिछड़ा निर्भरता भी यहाँ पे क्या है, बहुत अधिक है। अधिकतर लोग कृषि के कार्य में जुड़े रहते हैं और यहाँ पे समय समय पे कभी बाढ़ और कभी सूखा का प्रकोप भी लगा रहता है। जनसंख्या भी यहाँ पे बहुत तेजी से जो वृद्धि दर है जनसंख्या का, वो बहुत अधिक है। इस वजह से बिहार क्या है, अभी पिछड़े राज्य के गिनती में आता है। तो ये तीनों कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो आप याद रखेंगे, ये तो सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो ये नाम याद रखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? अभी इस क्वेश्चन का जो डिस्कशन है हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो आप इसका जो आंसर है ये आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था और किस आयोग के स्थान पे नीति आयोग अभी काम कर रही है। ठीक है, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो ये याद रखेंगे 100 दिन। सरकार के द्वारा ये एक सुविधा उपलब्ध कराई गई जिसमें कहा गया कि यदि काम नहीं मिलता है तो जो सरकार के तरफ से 100 दिन का, साल में 100 दिन का जो काम है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इसमें कितने दिन का वादा किया गया था, 100 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाकलाप और गैर आर्थिक क्रियाकलाप आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि आर्थिक क्रियाकलाप जो है ये क्यों करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीविकोपार्जन के लिए, जो हम जो रोजमर्रा का जो खर्चा है उसको निकालने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीविकोपार्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसको आप उदाहरण सहित अच्छे तरीके से पढ़िए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में ये आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आप लोग पशुपालन और मत्स्य पालन, ये सारा चीज जो है आप लोग प्राथमिक क्षेत्र में देखे होंगे। ये जो उदाहरण है किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसको अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे, तीनों क्षेत्र से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग, समाज में क्या क्या देखने के लिए मिलता है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सारी चीजें जो है सामाजिक संरचना का ही अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस अर्थशास्त्री ने तैयार की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट है वो महबूब उल हक के द्वारा तैयार किया गया था। ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, याद रखेंगे, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था? तो यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, यूएनडीपी संस्था है, इसके द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। ठीक है, कौन थे? महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई के कितने प्रमुख सूचक हैं? सूचक की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3। मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख सूचक है, कौन कौन सा है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों चीज इसमें देखा जाता है और इसी के आधार पे एक इंडेक्स तैयार किया जाता है कि वहाँ का स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, शिक्षा का स्थिति कैसा है, जीवन स्तर कैसा है। इन्हीं तीनों चीज को देख के हम मानव विकास सूचकांक तैयार करते हैं। ठीक है, हम नहीं करते हैं, संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो मानव विकास से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कि ये किया गया था अप्रैल 2002 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पहला मानव विकास रिपोर्ट कहाँ? भारत में। अगर विश्व की बात हो तो विश्व में कब किया गया था? 1990 में। ठीक है, भारत में कब किया गया था? तो अप्रैल 2002 में। तो किसके द्वारा किया गया था? तो योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ये याद रखेंगे, सतत विकास से संबंधित है। अभी ये बहुत ही एक अच्छा शब्द है, इसको आप याद रखेंगे, सतत विकास। यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो सतत विकास से संबंधित क्वेश्चन को आपको अवश्य पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रंटलैंड आयोग जो है
ये किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है और इसका संबंध पर्यावरण संरक्षण से भी है। एक्चुअली ब्रटलैंड जो है ये एक आदमी का नाम है, प्रधानमंत्री थे ये नॉर्वे के, ठीक है। तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और उसमें इन सारी चीजों पे चर्चा किया गया था, सतत विकास पे, पर्यावरण संरक्षण पे, ठीक है। तो इसीलिए ब्रटलैंड आयोग का संबंध जो है सतत विकास से, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? यहाँ के जो लोग जीवन यापन करते हैं इसका मुख्य साधन क्या है? तो यदि आप बिहार से, आपको पता होगा कि अधिकांश लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए रहते हैं, तो मुख्य साधन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की नीति डैश। अब जनसंख्या वृद्धि जहां पे होगी तो वहां पे आर्थिक विकास क्या होगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो आर्थिक विकास क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। से क्या तात्पर्य? समावेशी विकास किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपका, केवल अमीरों का विकास, केवल गरीबों का विकास, समाज के सभी वर्गों का विकास और केवल उद्योगों का विकास। तो समावेशी विकास का जब भी चर्चा होगा तो आप याद रखेंगे समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। समावेशी विकास में समाज के सभी वर्गों का विकास होना चाहिए, ये अवधारणा जो है समाज के सभी वर्गों पे लागू होता है। यानी कि सिर्फ कुछ लोग अमीर हो गए बाकी लोग गरीब हैं तो उसको हम समावेशी विकास नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो अधिकतर बल जो दिया जाएगा वो लोक कल्याण पे दिया जाएगा, ठीक है। लाभ कमाने पे ये सब तो हो जाता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? लोक कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? अभी कुछ पहले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें उत्पादन के साधनों पे सरकार का होता है कंट्रोल। यहाँ पे क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? तो पूंजीवादी में क्या हो जाएगा? निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? भारत जैसे स्वतंत्र हो गया अंग्रेजों से तो इसके बाद मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या लेके इंडिया चल रहा था कि क्या करना है? तीव्र आर्थिक विकास करना है, रोजगार सृजन करना है, निर्धनता निवारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या क्या मुख्य आर्थिक उद्देश्य था? तीव्र आर्थिक विकास करना है क्योंकि आर्थिक विकास लगभग शून्य के पास था, और रोजगार सृजन करना है, रोजगार से ही लोगों का विकास हो सकता है, आर्थिक विकास हो सकता है, निर्धनता जो है, गरीबी जो है उसको दूर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, 29 है, निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अब देखिए, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ जो देश है, कुछ कुछ उदाहरण जो है विकसित अर्थव्यवस्था का, विकासशील अर्थव्यवस्था का, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था का याद रखना होगा, ठीक है। तो विकसित अर्थव्यवस्था का यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? अभी कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग देखे हैं, सतत विकास जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने और आने वाले संतानों दोनों के लिए। देखिए, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अपना खुद का तो विकास करना है, जो हम लोग जी रहे हैं, जो अपना खुद का जो जनरेशन है उसका तो ख्याल रखना ही है, उसका विकास करना ही, लेकिन संसाधन का इस प्रकार से उपयोग करना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारा, वो संसाधन की कमी से उनका विकास नहीं रुक जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपना और आने वाले संतान दोनों के लिए ये सतत विकास काम करता है, या फिर इसकी अवधारणा दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से लेके 5 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1956 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो क्या थी?
अब पंचवर्षीय योजना सब जो टोटल है उसको याद नहीं रखना है, कुछ कुछ पंचवर्षीय योजना को याद रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को याद रखना है, यहाँ पे 11वीं पूछा गया है तो ये याद रखेंगे। 2007 से 2012 तक जो था ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी यातायात एवं संचार, और है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यातायात एवं संचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? देखिए, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है वो 2002 में जारी हुआ था। ठीक है, 2002 में, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये जो है बुक का नाम है। तो पूछा गया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो इसके लेखक का नाम याद रखेंगे एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखेंगे, इसके लेखक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ये है अर्थशास्त्री कुजनेट के द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा था कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, इसको आप एज इट इज याद रखना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार की यदि बात करें तो 3 प्रकार आप जानते होंगे, विकसित, विकासशील और अर्धविकसित के रूप में भी जानते होंगे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भी जानते होंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य प्रकार जो है वो कितने हैं? 3 प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में अंग्रेजी शासन एक डैश था, क्या था? एक उपनिवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः किस क्षेत्र में संलग्न होती है? जो विकासशील देश है, चाहे जितने भी विकासशील देश हैं, उसमें जो अधिकांश जनसंख्या होता है वो किस क्षेत्र में जुड़े होते हैं? तो कृषि क्षेत्र में जुड़े होते हैं। जबकि जो विकसित देश होगा उसमें जो अधिकांश जनसंख्या होगा वो सेवा क्षेत्र में होगा जुड़ा हुआ। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? विकासशील देशों की हो रही है। तो अधिकतर जनसंख्या किस क्षेत्र में जुड़ा रहेगा? अधिकतर लोग जो है कृषि क्षेत्र में काम कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो एमसीक्यू है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस आपको इजीली याद हो जाएंगे, और इसी तरह से हम लोग आगे सभी चैप्टर्स का जो है एमसीक्यू देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा सूचकांक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में कौन सा इसमें सूचकांक शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा सामाजिक असमानता, ये शामिल नहीं है। ठीक, बाकी प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, ये सारी चीजों को देखा जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किस आधार पे हम देखते हैं कि उस देश का विकास जो है वो किस प्रकार हुआ है? तो क्या प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कोई देश कितना विकास है कर रहा है या किया है तो इसको इसको देखने के लिए हम चेक करते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय उच्च होना चाहिए, साक्षरता दर जो है वो भी उच्च होना चाहिए, स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो देश जो है वो विकसित देश है। तो किसी देश का विकास का स्तर यदि हमको पता करना है तो ये सारा चीज हम लोग जांच करेंगे या देखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये एज इट इज आपको याद करना होगा, तो याद रखेंगे 1983। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ा अर्थव्यवस्था के रूप में है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, पूंजी निर्माण की निम्न दर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इन सारी चीजों पे कंट्रोल करने के, इन सारी चीजों को सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है, तभी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ेपन से आगे बढ़ सकती है, निकल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 44, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है उसे कहते हैं, उसे कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम लोग एक एक करके देख लिए, उत्पादन के साधन पर यदि सरकार का स्वामित्व है तो हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, यदि निजी व्यक्तियों का स्वामित्व है तो हो जाएगा पूंजीवादी, और दोनों
दोनों का यदि स्वामित्व हो रहा है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। उदाहरण के तौर पे आपका भारत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बैंक, बीमा और संचार किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बैंक, बीमा ये सब किस क्षेत्र में आ जाएगा? तो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक विकास के लिए कौन उत्तरदायी होगा? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, पूंजी निर्माण, ये सारा चीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? क्या किया? पोषण किया, विकास किया कि शोषण किया? भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? शोषण किया, लूट लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। आप लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के भाषण में भी सुने होंगे कि अंग्रेज यहाँ पे क्या करते थे? फूट डालो और राजनीति राज करो की नीति को अपनाते थे, यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाते थे और उस बीच में वो लाभ उठाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? जब भारत स्वतंत्र मतलब 1947 के पास, उस समय जब भारत को आजादी मिली तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था थी? तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री वगैरह सब तो था नहीं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, किस अर्थव्यवस्था में लाभ की भावना मुख्य प्रेरक शक्ति होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये था आज का कुल 50 क्वेश्चंस। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट चैप्टर है, उसका 50 MCQ देखेंगे। तो इस MCQ को एक बार आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें और जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें और साथ ही ये भी बताएं कि यह कैसा लगा और आगे किस सब्जेक्ट का MCQ आप चाहते हैं। तो